नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्दभेद का अध्ययन करने वाले हैं। शब्दभेद हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो शब्दभेद को समझने के पहले हम लोग समझते हैं शब्द, कि शब्द का मतलब क्या होता है। तो शब्द का मतलब होता है वर्णों का समूह। जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में रखते हैं तो उससे एक शब्द का निर्माण होता है। अब हम अर्थ के आधार पर शब्द को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इनमें मात्र वर्णों का एक समूह होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि यहाँ पर हमने एक शब्द लिख दिया। हमने मान लीजिए एक शब्द लिखा गेहूँ। गेहूँ हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है और गेहूँ एक सार्थक शब्द है क्योंकि गेहूँ एक अनाज का नाम है। गेहूँ हम लोग अनाज को बोलते हैं, तो गेहूँ कैसा शब्द हो गया? गेहूँ एक सार्थक शब्द है। यानी यहाँ पर हमने जो वर्णों का यूज किया है, वर्णों को आपस में लगाया है, तो इनका एक सार्थक शब्द निकल के आया है। तो गेहूँ किस प्रकार का शब्द हो गया? सार्थक शब्द हो गया। यदि हम यहाँ पर वर्णों के क्रम को बदल दें, यदि हम हूँ को आगे कर दें और गे को पीछे कर दें, तो यहाँ पर एक दूसरा शब्द बनता है होंगे। लेकिन होंगे का कोई अर्थ नहीं है, होंगे शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है, तो होंगे अपने आप में एक निरर्थक शब्द हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना आपको? यानी कि चाहे सार्थक शब्द हो चाहे निरर्थक शब्द हो, दोनों में ही वर्णों का एक समूह होता है। लेकिन सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, जिनका कोई मतलब होता है। लेकिन निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ या मतलब नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर सार्थक शब्दों के बारे में ही पढ़ना है क्योंकि जो निरर्थक शब्द होते हैं उनको पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पहले हम आपको वर्णमाला वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यदि आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको वर्ण के साथ जाना है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा शब्द। क्योंकि सार्थक इकाई शब्द ही कहलाती है, वर्ण नहीं कहलाती है। क्योंकि अलग से वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जब हम कई सारे वर्णों को एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो उससे जो शब्द बन के तैयार होता है वही सार्थक होता है, उसी का कोई अर्थ होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको इस बात को समझा देते हैं। मान के चलिए कि एक शब्द लिखा हमने कमल। कमल एक शब्द है और कमल एक सार्थक शब्द है क्योंकि कमल एक फूल का नाम है, एक पुष्प का नाम है कमल। लेकिन यदि हम तीनों वर्णों को अलग अलग कर दें, का को अलग लिख दें, माँ को अलग लिख दें और ला को अलग लिख दें, तो ना का कोई अर्थ निकलता है, ना माँ का कोई अर्थ निकलता है और ना ही ला का कोई अर्थ निकलता है। तो हमने जब अलग अलग वर्णों को लिखा तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकला। लेकिन जब हमने इन तीन वर्णों को आपस में मिला के एक शब्द की रचना कर दी तो शब्द हमारा सार्थक बन गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसमें आपका उत्तर हो जाएगा वर्ण। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा शब्द। अब हम बात करते हैं शब्द के भेदों की, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भेद होते हैं। तो शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जाता है। 4 प्रकार से शब्दों को वर्गीकृत किया जाता है। हम एक एक करके आपको चारों प्रकार से बताएंगे कि किस किस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण का जो पहला आधार होता है वो होता है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। शब्दों का पहला वर्गीकरण होता है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है कि शब्दों
की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। क्या वो शब्द संस्कृत से आया है, क्या वो शब्द किसी अन्य भाषा से आया है, या क्या वो शब्द क्षेत्र की किसी बोली से निकल के आया है। इस प्रकार से हम शब्दों को वर्गीकृत यहाँ पर करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें जो पहला प्रकार होता है वो होता है तत्सम शब्द। पहला प्रकार होता है तत्सम शब्द। दूसरा प्रकार होता है इसमें तद्भव शब्द। तीसरा प्रकार होता है इसमें देशज या देशी शब्द। और चौथा प्रकार होता है विदेशज, विदेशी या आगत शब्द। चारों का हम एक एक करके आपको मतलब समझा देते हैं, चारों का अर्थ क्या है। तो इसमें जो पहला प्रकार है शब्दों का वो है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द को यदि हम अलग अलग कर दें, इसका विच्छेद कर दें, तो हमें 2 शब्दांश मिलते हैं। पहला शब्दांश मिलता है तत् और दूसरा मिलता है हमें सम। तो तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। तो तत्सम का अर्थ हो जाएगा उसके समान। अब किसके समान यहाँ पर बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है संस्कृत की, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में संस्कृत के ही प्रयोग किए जाते हैं। तो तत्सम शब्द का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, संस्कृत के समान। तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी कि जिन शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना किया जाए, ना उनकी मात्राओं में परिवर्तन किया जाए, ना स्वरूप में परिवर्तन किया जाए, बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही उनको हिंदी में अगर प्रयोग कर दिया जाए, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। अभी हम केवल आपको शब्दों का अर्थ बता रहे हैं, आगे चल के हम इनको विस्तार से समझेंगे कि तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचान की जाए कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन से शब्द देशज हैं। इन सब के बारे में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इनका अर्थ समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो तत्सम शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के वे शब्द जो हम हिंदी में ज्यों के त्यों उसी रूप में प्रयोग करते हैं जिस तरह से उन्हें संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, ऐसे सभी शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। एक दो उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। जैसे कि एक शब्द है आपका कर्पूर। तो कर्पूर एक प्रकार का तत्सम शब्द है, क्योंकि हम संस्कृत में भी कर्पूर शब्द का प्रयोग करते हैं और हिंदी में भी हम कहीं कहीं पर कर्पूर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो कर्पूर अपने आप में एक तत्सम शब्द है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो तत्सम हैं। अभी हम ज़्यादा उदाहरण आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमें अभी पहले आपको शब्दों के बारे में समझाना है पूरा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो शब्द होता है हमारा, इसमें जो दूसरा प्रकार है वो है तद्भव शब्द। तद्भव, तो तद्भव शब्द भी 2 शब्दांशों से मिलके बना है। पहला शब्दांश है तद और दूसरा है भव, ठीक है। पहला शब्दांश है तद और दूसरा है यहाँ पर भव। तद का मतलब होता है उसके, तद का अर्थ होता है उसके, और उससे, उसकी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे उससे। तद का अर्थ क्या होता है? उससे। और भव का मतलब होता है होना, यानी तद्भव का अर्थ हो जाएगा उससे होना। किससे होना, किससे होने की बात यहाँ पर की जा रही है? तो यहाँ पर बात की जा रही है संस्कृत से होने की। बात समझ में आ रही ना आपको? यहाँ पर संस्कृत से होने की बात कही जा रही है। तो तद्भव का अर्थ हो जाएगा उससे होना, यानी कि संस्कृत से होना। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। आपको पता है कि भाषा हमेशा से परिवर्तनशील रहती है, समय के साथ साथ भाषा के स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहता है।
आगे जब हम आपको हिंदी का और संस्कृत का एक पूरा इतिहास बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भाषा में परिवर्तन होता आया है समय के साथ साथ। आपको बता दें कि हिंदी की जो आदि जननी भाषा है वो हमारी संस्कृत है, और धीरे धीरे जब संस्कृत के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तो एक भाषा निकल के आई जिसको पाली कहा गया। पाली के बाद में और समय के साथ एक और भाषा निकल के आई जिसको प्राकृत भाषा कहा गया। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा आई, और इस तरीके से बहुत सारे अपभ्रंश हो गए, और बहुत सारे अपभ्रंशों से बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ। तो इस तरह से भाषा जो है वो हमेशा परिवर्तनशील रहती है। तो जब भाषा परिवर्तनशील होती है तो भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द भी परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए गए, जब उनको प्राकृत में प्रयोग किया गया तो उनके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। उसके बाद में जब उन्हीं शब्दों का अपभ्रंश में प्रयोग किया गया तो उनके स्वरूप में भी फिर से थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, और फिर जब हिंदी में प्रयोग किया गया उन शब्दों को तो उनके स्वरूप में और कुछ परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन होता चला गया। तो इस तरीके से जो नए शब्द निकल के आए, मतलब जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से ही हुई हो लेकिन जो परिवर्तित होकर हिंदी में निकल के आए, जिनको परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, ऐसे सभी शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तो फिर से एक बार इसकी परिभाषा को ध्यान से सुन लीजिए। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई हो लेकिन जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हों, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक आपको ऊपर उदाहरण दिया था कर्पूर। कर्पूर एक शब्द है और कर्पूर को परिवर्तित रूप में हिंदी के अंदर प्रयोग किया जाता है, यानी इसका तद्भव रूप जो है वो हो जाएगा कपूर। ठीक है ना? तो कर्पूर एक तत्सम शब्द है और कपूर जो है वो एक तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अभी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो तीसरा प्रकार है वो है हमारा देशज या देसी शब्द। तो देशज या देसी शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में बनकर प्रचलित हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से या किसी अन्य भाषा के प्रभाव से हिंदी में आ गए और हिंदी में उनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। ऐसे सभी शब्दों को देशज या देसी शब्द कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द हम आपको लिख के बताते हैं, जैसे लोटा है, तो लोटा एक प्रकार का देशज शब्द है। इसी प्रकार से जैसे पगड़ी है, तो पगड़ी भी एक देशज शब्द है। ठीक है ना? पगड़ी एक देशज शब्द है। ठीक है ना? पगड़ी हो गया। और पगड़ी के अलावा जैसे हमने कहा समोसा, तो समोसा भी अपने आप में एक देशज शब्द है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे देशज शब्द हैं, आगे हम आपको लिखवा देंगे कि कौन कौन से ये शब्द हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में आ गए और उनका प्रयोग होने लगा। ऐसे सभी शब्दों को देशज या देसी शब्द कहा जाता है। इसके बाद में जो चौथा प्रकार होता है वो होता है विदेशज, विदेशी या आगत शब्द। उसी को हम लोग विदेशज भी बोल सकते हैं, उसी को विदेशी भी बोला जा सकता है, और उसी को आगत शब्द भी कहा जा सकता है। विदेशज का अर्थ हो जाएगा विदेश में जन्मा। विदेशज का अर्थ हो जाएगा विदेश में जन्मा। विदेशी का अर्थ होता है दूसरे देश का, और आगत का अर्थ होता है आया हुआ। ठीक है ना? आगत का अर्थ क्या होता है? आया हुआ। तो विदेशज का अर्थ हो जाएगा वे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ है। विदेशी यानी कि दूसरी भाषा के शब्द, और आगत का अर्थ है आया हुआ, यानी कि वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए और प्रयोग किए जाने लगे, ऐसे शब्दों को विदेशज या विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर हम एक बात आपको समझा दें कि दूसरी भाषा के हर शब्द को हम लोग विदेशज या विदेशी शब्द की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल उन्हीं शब्दों को विदेशज या विदेशी शब्द में रखेंगे जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। समझ में आ गया ना? और कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग देशों के लोग आए हैं
और जब वो अपने देश में आए हैं, हमारे देश में आए हैं, तो अपने साथ में वो हम अपनी भाषा भी लेके आए हैं। तो जब वो यहाँ पर अपनी भाषा का प्रयोग करते थे तो उनकी भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा ने ग्रहण कर लिए, यानी कि हमारी भाषा में उनका प्रयोग होने लगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द भी हैं, अरबी फारसी के भी शब्द हैं, तुर्की के भी शब्द हैं, और भी कई भाषाएं हैं जिनके शब्द हम हिंदी के अंदर प्रयोग करते हैं। हम आगे आपको जब विस्तार से इनको बताएंगे तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो विदेशज हैं, जिनको पहचानने में हमें परेशानी होती है, जिनको समझ में नहीं आता है, आगे चल के हम आपको सारे शब्दों के बारे में बताएंगे। अभी हम आपको 2-4 शब्दों के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा का हम उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर हम लोग हिंदी में व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम लोग खूब इस शब्द का प्रयोग करते हैं डॉक्टर के लिए। ठीक है ना। तो डॉक्टर कैसा शब्द हो जाएगा? डॉक्टर एक विदेशज शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है। इसी तरीके से शर्ट है, पैंट है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, तो ये सभी शब्द जो हैं वो अंग्रेजी भाषा के हैं जिनका हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। ये सभी शब्द विदेशज की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि दूसरी भाषा के हर शब्द को हम लोग विदेशज नहीं मान सकते। जैसे मान के चलिए कि हमने लिखा बॉय, जैसे हमने लिखा बॉय, ठीक है ना, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग। जैसे हमने लिखा बॉय, अब हम कहें कि बॉय एक विदेशी शब्द है या विदेशज शब्द है, तो नहीं, इसको हम लोग विदेशज नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बॉय का प्रयोग हम लोग सामान्यतः हिंदी में नहीं करते हैं। बॉय की जगह हम लोग लड़के शब्द का प्रयोग करते हैं, लड़का शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बॉय को हम यहाँ पर विदेशज की श्रेणी में नहीं रखेंगे, यानी कि हम केवल यहाँ पर उन्हीं शब्दों को रखेंगे जिनका प्रयोग हिंदी के अंदर किया जाता है। उन शब्दों को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा जिनका प्रयोग हमारी भाषा के अंदर नहीं होता है। ठीक है ना। इसके साथ में एक बात को और आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम ज्यों का त्यों कर देते हैं, जैसे वो दूसरी भाषा के हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा बहुत हम अपने अनुसार परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग करते हैं। उनको हमने हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया है, फिर हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द है अस्पताल, जैसे अस्पताल एक शब्द है, तो अस्पताल एक शब्द है, तो अस्पताल वैसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है हॉस्पिटल। अंग्रेजी में हम लोग हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग उसको किस तरीके से प्रयोग करते हैं? हिंदी में हम लोग अस्पताल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अस्पताल शब्द है तो विदेशी, लेकिन हम उसको थोड़ा सा परिवर्तित रूप में हिंदी के अंदर प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया ना। तो कुछ शब्दों को हम लोग उनके मूल स्वरूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक आध उदाहरण हम आपको और बता देते हैं। जैसे एक शब्द है लैंटर्न, लैंटर्न, ठीक है ना। और लैंटर्न को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं लालटेन। हम लोग क्या कहने लगे? उसको लालटेन कहते हैं, यानी कि हमने उस शब्द के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है और हम हिंदी के अंदर उसको लालटेन कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला तत्सम हो गया, दूसरा है तद्भव रूप, तीसरा है देशज या देसी, और चौथा होता है विदेशज, विदेशी या आगत शब्द। इसके अलावा एक और प्रकार से कहीं कहीं किताबों में दिया रहता है, 5वां प्रकार दिया रहता है इसमें, और वो 5वां प्रकार होता है संकर शब्द। तो आप लोगों को बता दें कि संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए कि संकर शब्द क्या होते हैं। ठीक है ना। चलिए, संकर शब्द का भी आप लोग अच्छी तरीके से अर्थ समझ लीजिए। तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं। जब हम 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना देते हैं, तो उससे जो नया शब्द बनके तैयार होता है, उस नए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक शब्द लिखा यहाँ पर छायादार, छायादार, छायादार एक शब्द है। ये छायादार जो शब्द है ये एक संकर शब्द है, क्योंकि ये 2 शब्दों के योग से बना है।
इसमें पहला शब्द है छाया और दूसरा शब्द है इसमें दार। अब इसमें जो छाया शब्द है ये लिया गया है संस्कृत से, छाया शब्द लिया गया है संस्कृत से, और इसमें जो दार शब्द है, दार शब्द लिया गया है फारसी से, ठीक है ना। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिला के हमने एक नया शब्द बनाया है छायादार। तो छायादार एक संकर शब्द की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण से हम आपको बताते हैं, जैसे कि हमने एक शब्द लिखा रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा। अब यहाँ पर रेलगाड़ी भी दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है हमारा रेल और दूसरा शब्द है हमारा गाड़ी। अब जो रेल शब्द है, रेल शब्द है अंग्रेजी भाषा का, रेल शब्द हम लोगों ने अंग्रेजी भाषा से लिया है, और जो यहाँ पर गाड़ी शब्द है, गाड़ी है हिंदी का शब्द। तो यहाँ पर हमने एक शब्द अंग्रेजी का लिया और एक शब्द हिंदी का लिया, तो जो शब्द बन के तैयार हुआ रेलगाड़ी, रेलगाड़ी संकर शब्द कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को आपस में मिला के बनाते हैं, तो ऐसे सभी शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। जैसे टिकट घर, जब आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ पे टिकट मिलता है तो ऊपर लिखा रहता है टिकट घर। क्या लिखा रहता है? टिकट घर, या टिकट खिड़की लिखा रहता है, ठीक है ना। तो टिकट घर, तो टिकट शब्द कैसा है? तो टिकट शब्द हो जाएगा आपका अंग्रेजी का, और जो घर शब्द है वो हो जाएगा आपका हिंदी का। तो इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर प्रयोग करते हैं, तो ऐसे सभी शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहला आपको वर्गीकरण समझ में आ गया होगा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। वैसे मुख्य रूप से इसमें शब्दों के 4 भेद होते हैं, ठीक है ना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन 5वां भेद भी कहीं कहीं पे मिलता है हमें संकर शब्द, तो संकर शब्द को भी हम लोग इसी श्रेणी के अंतर्गत ही रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार से जो शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उसी को हम लोग रचना भी बोलेंगे, और उसी को बोला जा सकता है बनावट। समझ में आ गया ना आपको? व्युत्पत्ति भी बोला जा सकता है, रचना भी बोला जा सकता है, बनावट भी बोला जा सकता है। तो दूसरे प्रकार से जो शब्दों का वर्गीकरण होता है वो होता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? हम आपको एक एक करके उनके नाम लिख देते हैं। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का जो पहला प्रकार होता है वो होता है रूढ़ शब्द। दूसरा प्रकार होता है इसमें यौगिक शब्द, और तीसरा प्रकार होता है इसमें यौग ऋण शब्द, ठीक है ना। तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग ऋण। अब हम एक एक करके आपको समझाते हैं कि रूढ़ का मतलब क्या होता है, यौगिक का मतलब क्या होता है, योग ऋण का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूढ़ शब्द की। तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से ना बनाए गए हों और जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया ना? मतलब जो शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और जिनको दूसरे शब्दों को मिला के ना बनाया गया हो, या जिनको उपसर्ग प्रत्यय लगाकर ना बनाया गया हो, ऐसे सभी शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इसमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसमें हम कुछ शब्द आपको लिख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है आपका, जैसे हमने लिखा चावल, चावल एक शब्द लिया हमने, तो चावल अपने आप में एक रूढ़ शब्द है, क्योंकि चावल शब्द जो है इसको हमने 2 अलग अलग शब्दों के योग से नहीं बनाया, ये अपने आप में पूर्ण शब्द है, ठीक है। अब अगर चावल शब्द को हम अलग अलग करेंगे, इनको हम विच्छेद करेंगे, तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे आप कुछ कहीं से भी इसका विग्रह करो तो कोई अर्थ नहीं बचेगा। जैसे चा को अलग कर दो, वल को अलग कर दो तो कोई अर्थ नहीं बचेगा, या फिर आप चाव अलग कर दो, ला अलग कर दो तो भी कोई अर्थ नहीं बचेगा। यानी चावल शब्द जो है वो अपने आप में रूढ़ है और इसके सार्थक खंड भी नहीं किए जा सकते हैं।
समझ में आ गया ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक शब्द हम आपको और बताते हैं, जैसे लिखा हमने पानी, तो पानी भी अपने आप में रूढ़ शब्द है। इसको भी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नहीं बनाया गया। तो क्योंकि इसमें अगर हम पा को अलग कर देंगे तो ना पा का कोई अर्थ बचेगा, और नी को अलग कर देंगे तो नी का भी कोई अर्थ नहीं बचेगा। तो यानी ये अपने आप में पूर्ण शब्द है। तो ऐसे हजारों शब्द हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं। गेहूँ है ना, घर है, सड़क है, पेन है, पुस्तक है, ऐसे बहुत सारे हम दिन भर में ऐसे बहुत सारे शब्द बोलते हैं जो अपने आप में रूढ़ होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे सभी शब्द जिनको दो या दो से अधिक शब्दों के योग से ना बनाया गया हो और जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, ऐसे सभी शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए, तो रूढ़ शब्दों के बाद में जो दूसरे प्रकार के शब्द आते हैं वो है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो हैं वो रूढ़ शब्द का अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है ना। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के या शब्दांशों के योग से बने हों, ठीक है, और जिनका सार्थक खंड भी किया जा सके, ऐसे सभी शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको यहाँ पर बताते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा सामाजिक, तो सामाजिक अपने आप में एक यौगिक शब्द है, ठीक है। कैसे यौगिक शब्द है इसको देखते हैं। तो देखिए, समाज एक मूल शब्द है, ठीक है ना, और जब समाज में हमने एक प्रत्यय लगाया तो समाज में एक प्रत्यय लगाने से एक शब्द बन के तैयार हुआ सामाजिक। तो इस तरह से सामाजिक अपने आप में एक यौगिक शब्द है। आपको बता दें कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से की जा सकती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि यौगिक शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। यदि किसी शब्द में उपसर्ग लगा दिया जाए तो वो यौगिक शब्द बन जाता है, और यदि किसी शब्द में प्रत्यय लगा दिया जाए तो भी वो यौगिक बन जाता है। और जो सामासिक पद होते हैं यानी कि जो समास होते हैं, समास से भी यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। इसके अलावा एक और प्रकार से हम लोग यौगिक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यदि किसी शब्द में उपसर्ग भी लगा दिया जाए और साथ में प्रत्यय भी लगा दिया जाए, यानी कि दोनों का ही प्रयोग किया जाए, उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाए, तो ऐसे शब्द भी यौगिक की श्रेणी में ही आएंगे। समझ में आ गया ना। यानी किसी शब्द में उपसर्ग लगा देने से वो यौगिक बन जाता है, किसी शब्द में प्रत्यय लगा देने से वह यौगिक बन जाता है। सामासिक जो पद होते हैं यानी समास के द्वारा जिन शब्दों का निर्माण होता है वो भी यौगिक होते हैं, और उपसर्ग प्रत्यय लगा देने से भी यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना। और इनके हम लोग सार्थक खंड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा विज्ञान, तो विज्ञान एक यौगिक शब्द है, क्योंकि विज्ञान जो है ये ज्ञान इसमें मूल शब्द है। तो हम यहाँ पर ज्ञान को अलग कर सकते हैं, वी को अलग कर सकते हैं। तो ज्ञान इसमें मूल शब्द है। जब ज्ञान शब्द में हमने वी उपसर्ग को लगाया तो वी उपसर्ग लगाने से जो नया शब्द बन के तैयार हुआ वो है हमारा विज्ञान। तो विज्ञान अपने आप में एक यौगिक शब्द हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इनके सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान का हमने सार्थक खंड कर दिया, यहाँ पर जो ज्ञान है ज्ञान का अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन जो वहीं अगर हम रूढ़ शब्द की बात करें तो रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, लेकिन रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो आप लोगों को दोनों प्रकार के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा, रूढ़ शब्द का और यौगिक शब्द का। इसके बाद में शब्दों का जो तीसरा प्रकार होता है रचना या बनावट के आधार पे, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पे, वो होता है योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द, ठीक है। तो ध्यान से समझिए योग ऋण शब्द क्या होते हैं। योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो दिखने में तो यौगिक की तरह होते हैं, यानी इनका स्वरूप जो होता है वो यौगिक की तरह होता है, लेकिन ये एक विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं, यानी इनका एक विशेष अर्थ निकलता है जो अपने आप में रूढ़ होता है। इसलिए इन शब्दों को योग ऋण शब्द कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, वे शब्द जिनका स्वरूप यौगिक की तरह होता है किंतु इनका एक विशेष अर्थ निकलता है, ये एक विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं जो अपने आप में रूढ़ होता है,
ऐसे सभी शब्दों को यौगृण शब्द कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम आपको यहाँ पर कुछ शब्दों के द्वारा बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा पंकज, तो पंकज अपने आप में एक यौगृण शब्द है। तो क्यों है यौगृण शब्द? क्योंकि पंकज शब्द जो है ये दिखने में तो यौगिक की तरह है, ठीक है ना, कि दिखने में किसकी तरह है? यौगिक की तरह है, इसका स्वरूप यौगिक की तरह है। लेकिन पंकज का एक विशेष अर्थ निकलता है। पंकज का अर्थ क्या होता है? पंकज का अर्थ होता है कमल, और ये कमल शब्द अपने आप में रूढ़ है, यानी विशेष अर्थ निकलने के कारण, विशेष रूढ़ अर्थ निकलने के कारण इन शब्दों को यौगृण शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया? इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा लंबोदर, लंबोदर शब्द लिखा हमने। अब लंबोदर शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता है। लंबोदर का अर्थ होता है गणेश जी। गणेश जी को लंबोदर भी कहा जाता है, तो लंबोदर शब्द भी यौगृण शब्द कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे सभी शब्द जिनका स्वरूप यौगिक हो लेकिन जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है, ऐसे सभी शब्दों को यौगृण शब्द कहा जाता है। इसको थोड़ा सा हम और सरल बना सकते हैं, आपको समझने के लिए इसको और थोड़ा सरल कर सकते हैं हम लोग कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण। यदि आपके सामने कोई बहुव्रीहि समास का उदाहरण मिलता है, यदि आपको कोई बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना है कि वो अपने आप में यौगृण शब्द ही होगा। क्योंकि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सभी के सभी यौगृण शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि सभी बहुव्रीहि समासों का एक विशेष अर्थ होता है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर हमने समझा रचना बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगृण शब्द। रूढ़ शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकें, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड किए जा सकें, और यौगृण शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है। इसके बाद में शब्दों का जो तीसरे प्रकार से जो वर्गीकरण होता है वो होता है रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर। तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इसमें जो पहला प्रकार होता है वो होता है विकारी शब्द, और इसमें जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है अविकारी शब्द। ठीक है। अविकारी शब्दों को हम लोग अव्यय भी कह सकते हैं, इनको अव्यय भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर अव्यय आ जाए तो समझ जाना है कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर जो विकारी है वो विकार से बना है, तो पहले तो हमें ये समझना है कि विकार का मतलब क्या होता है। तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना। ठीक है ना। जब भी किसी के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं विकार आ गया। क्या आ गया? विकार आ गया। तो विकार का अर्थ क्या होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना। ठीक है। तो जब किसी शब्द के मूल स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है तो हम कहते हैं कि शब्द में विकार आ गया। ठीक है। और जब किसी शब्द के मूल स्वरूप में कभी परिवर्तन ना आए, जो हमेशा एक ही तरीके से प्रयोग किया जाए, तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे अविकारी। समझ में आ गया ना आपको? और थोड़ा सा हम आपको सरल कर देते हैं। तो विकारी, सबसे पहले आप विकारी शब्द की परिभाषा को समझिए। ठीक है। वे शब्द जिनके मूल स्वरूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उन सभी शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया ना? फिर से एक बार सुनिए। वे सभी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है। और वे शब्द जिनके मूल स्वरूप में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता, जो हमेशा एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। चाहे लिंग परिवर्तित हो जाए, चाहे वचन परिवर्तित हो जाए, चाहे कारक परिवर्तित हो जाए, कुछ भी परिवर्तित हो जाए, जिन शब्दों को एक ही तरीके से हमेशा प्रयोग किया जाए, उनके स्वरूप में कभी भी परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्दों को अविकारी कहा जाता है। अब विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं चार शब्द। इसमें जो पहला प्रकार होता है वो होता है संज्ञा, और दूसरा प्रकार होता है इसमें
सर्वनाम। तीसरा प्रकार होता है इसमें विशेषण और चौथा प्रकार होता है इसमें क्रिया। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को आगे चल के हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हम अगर इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, चारों ही शब्द यदि आपके, चारों में से किसी का भी उदाहरण यदि आपके सामने दिया गया हो तो उन सभी शब्दों को विकारी शब्द ही माना जाएगा। इसके अलावा बता दें आपको कि अविकारी यानी अव्यय शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। तो 4 प्रकार के ये अव्यय होते हैं। इनके स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। आगे इनको भी हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्गीकरण रूप या प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। इसके बाद में चौथा और अंतिम जो वर्गीकरण का आधार है हमारा, वो होता है अर्थ के आधार पर। चौथा वर्गीकरण का आधार है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं देख लीजिए आप लोग। इसमें जो पहला प्रकार होता है वो होता है एकार्थी शब्द। दूसरा प्रकार होता है अनेकार्थी शब्द। तीसरा प्रकार होता है इसमें समानार्थी शब्द। और चौथा प्रकार होता है विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और चौथा हो जाएगा विपरीतार्थी। एक एक करके इन चारों को समझ लीजिए। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो केवल एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, यानी जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। ऐसे सभी शब्दों को एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक शब्द लिख दिया, कुछ भी शब्द यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पानी, नहीं पानी को तो नहीं लेंगे क्योंकि पानी के अनेक अर्थ निकलते हैं, कुछ और ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पुस्तक, पुस्तक ले लो, पुस्तक एक शब्द ले लिया। अब पुस्तक एक शब्द अपने आप में कैसा शब्द है? एकार्थी शब्द है, क्योंकि पुस्तक शब्द का प्रयोग हम केवल और केवल पुस्तक के लिए ही करते हैं, किसी अन्य वस्तु को पुस्तक नहीं कहा जाता है। तो पुस्तक अपने आप में एक एकार्थी शब्द है। समझ में आ गया ना? इसी प्रकार से जैसे और शब्द भी ले सकते हैं। दूसरा शब्द हमने ले लिया जैसे पेन, पेन ले लिया हमने, पेन। तो पेन भी कैसा शब्द है? एकार्थी शब्द है, क्योंकि किसी और वस्तु को हम लोग पेन नहीं कहते हैं, हम लिखने के लिए ही पेन का प्रयोग करते हैं। यानी पेन एक ही वस्तु की तरफ इशारा करता है, यानी पेन कैसा शब्द है? एकार्थी शब्द है। तो ऐसे बहुत सारे हजारों ऐसे शब्द हैं जो एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे सभी शब्दों को एकार्थी शब्द कहा जाता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। हिंदी में हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। ऐसे सभी शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में कुछ शब्द हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा यहाँ पर कनक, तो कनक अपने आप में एक अनेकार्थी शब्द है। क्यों है? क्योंकि कनक का एक अर्थ धतूरा भी होता है और कनक का एक अर्थ सोना भी होता है। समझ में आ गया ना आपको? तो कनक के 2 अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। एक अर्थ निकल रहा है धतूरा और दूसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर सोना। तो कनक शब्द कैसा कहलाएगा? कनक एक हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा हार, तो हार भी अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि हार का एक अर्थ होता है गले का आभूषण। एक गले का जो आभूषण होता है उसको भी हार कहा जाता है। और हार का एक अर्थ होता है पराजय। एक अर्थ होता है पराजय और एक अर्थ होता है हार का मतलब गले का एक आभूषण। तो 2 अर्थ यहाँ पर हार के निकल रहे। उसी प्रकार से कर, कर शब्द भी अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि कर का एक अर्थ हाथ भी होता है और कर का एक अर्थ टैक्स भी होता है। टैक्स के लिए भी हम लोग कर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हजारों शब्द हैं जिनका हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं और जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। तो ऐसे सभी शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो तीसरा प्रकार है वो है समानार्थी शब्द, और समानार्थी शब्द को ही बोला जाता है पर्यायवाची।
क्या बोला जाता है? पर्यायवाची बोला जाता है। समानार्थी भी कह सकते हैं, पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, बचपन से हम लोग समानार्थी पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते आ रहे हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया फूल, तो फूल के कई सारे समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे पुष्प है, तो पुष्प भी फूल का पर्यायवाची है। पुष्प के अलावा सुमन है ना, कुसुम है। तो पुष्प के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी तरीके से जैसे पानी है, तो पानी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। पानी के नीर है ना, जल है, अम्बु है, वारी है, तोय है, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। यानी समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसके बाद में चौथा आता है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्दों को बोला जाता है विलोम शब्द। वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे हमने कहा दिन, तो दिन का विपरीत क्या हो जाएगा? दिन का विपरीत हो जाएगा रात। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा ठंडा, तो ठंडा का विपरीत क्या हो जाएगा? ठंडा का विपरीत हो जाएगा गर्म। हमने यहाँ पर लिखा अच्छा, अच्छा का विपरीत हो जाएगा बुरा। तो इस तरीके से वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने शब्दों का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है और उनके कौन कौन से भेद हैं, इनको हमने आज समझा है। इसके बाद में हम लोग और भी विस्तार से उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द जो हमने वर्गीकरण बताए हैं, तत्सम, तद्भव, उनको कैसे पहचाना जाए, कैसे पहचान की जाए, कैसे परीक्षा में उनको अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाए, ये सब हम बताएंगे आपको। प्रत्येक प्रकार के शब्द का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में आते हैं। इस वाले वीडियो में हमने अभी आपको थोड़ा थोड़ा सभी प्रकार के शब्दों के बारे में समझा दिया है। इसके बाद में अब हम एक एक करके सभी प्रकारों को अलग अलग लेंगे और उनको विस्तार से आपको समझाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये वाला वीडियो आप लोगों को फ़ायदेमंद रहने वाला है, और यदि आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा है तो आपको परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है ना। चलिए।